कंट्रोल्स पे हमने कल थोड़ी सी हल्की फुल्की बात कर ली थी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर अवेयर। कंट्रोल्स को अगर हम देखें तो जो टिपिकल कंट्रोल्स आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी क्लाइंट के बिजनेस प्रोसेस या सिस्टम के अंदर, बी इट द सेल्स सिस्टम, परचेजेस सिस्टम, पेरोल सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम, कैश का सिस्टम है, सो जो आप पीपीई का सिस्टम है, सो द पॉपुलर सिस्टम्स दैट आर एग्जामिनेबल इन कैफेट, अगर आप उसका निचोड़ निकालें तो आपको हर जगह सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी दिख रहा होगा, आपको ऑथराइजेशन का कंट्रोल दिख रहा होगा, बहुत जगह आपको सीक्वेंशियल नंबरिंग का कंट्रोल दिख रहा होगा, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स एंड फॉलो अप्स। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स की एजिंग एनालिसिस। एजिंग, एज होती है उम्र, उम्र से मतलब है कि एक रिसीवेबल कितना पुराना है। तो एक रिपोर्ट अगर मुझे मिल जाए जिसमें मैं देखूं कि भाई मेरे 10 लाख के रिसीवेबल हैं जो पिछले 2 साल से रिकवर नहीं हुए। अब अगर मैंने ये रिपोर्ट खाली निकाल के सिस्टम में से अपनी फाइल में लगा ली तो मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, जब तक कि उसके ऊपर फॉलो अप एक्शंस ना हो। जैसे क्लास में टीचर क्या करे कि अटेंडेंस ले ले और वो अटेंडेंस, डेली की अटेंडेंस एक फाइल में लगती रहे, बट देन द टीचर नेवर आस्क्स कि भाई ये वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट थे, तो व्हाई वर दे एब्सेंट। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन वी हैव अ लो टर्न आउट इन आवर फिजिकल क्लासेस दीज डेज, प्रोबेबली एक्सेप्शन। शायद पहली तो बात है, शायद एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो उसके ऊपर फॉलो अप नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सेप्शन रिपोर्ट का महज जनरेट होना, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन इट्स ओन, कुछ थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा फॉलो अप रिक्वायर्ड होगा। कंट्रोल टोटल्स, यहां पर मेरे पास 50 इनवॉइसेस पड़ी हैं जो मैंने सिस्टम में एंटर करनी है। मैंने फिजिकल काउंट से डिटरमिन कर लिया 50 इनवॉइसेस, जब सिस्टम में एंटर कर लिया तो मुझे सिस्टम भी बताया कि 50 ही एंटर हुई हैं, 51 तो नहीं हो गई, कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है, 49 तो नहीं है, कोई रह तो नहीं गई। मैचिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्लाइंट मैच कर रहा हो। रेकन्सिलिएशंस, आपने पढ़ा है बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आपने तो माशाल्लाह से कंट्रोल अकाउंट्स भी पढ़ा। कंट्रोल अकाउंट्स के नाम में ही देखे कंट्रोल है, इट इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सप्लायर लिस्ट को हर कोई मॉडिफाई ना कर सके। कस्टमर लिस्ट जिसमें अप्रूव्ड डिस्काउंट्स आ रहे हैं उसको हर कोई मॉडिफाई ना कर सके, इसके लिए ये मेरा लैपटॉप है, इस पे हर कोई एक्सेस ना गेन कर सके। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या करती है, एंटिटी के अंदर डिफाइन करती है कि ये ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं, ये ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं। मैनेजमेंट रिव्यूज, मैनेजमेंट, इसमें पासवर्ड्स का ऑलरेडी हमने अच्छा कवर कर लिया। मैनेजमेंट रिव्यूज, रिव्यू, जिस तरह बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आपने देखा था प्रिपेयरर एक हो, लेकिन फिर मैंने फोकस किया कोई दूसरा बंदा रिव्यूअर हो, कोई तीसरा बंदा अप्रूवर हो, तो ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का एलिमेंट भी इसमें 3 डिफरेंट लोगों को, और रिव्यू के थ्रू, इसको हम कहते हैं फ्रेश पेयर ऑफ आईज जो होती है ना, उससे गलती फौरन निकल आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक आंसर लिखे ना, उसमें कोई ऑब्वियस ग्लेयरिंग मिस्टेक हो, आप समटाइम्स, यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस, आप समटाइम्स उसको 5 मर्तबा भी पढ़ते हैं ना तो आपको गलती नहीं दिखती, और कोई दूसरा बंदा आता है वो उसको 1 मर्तबा देखता है, वो एकदम से उस गलती की निशानदेही, ये हिकमत है इंडिपेंडेंट रिव्यू की। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। Physical safeguards such as cache and lock and key, sensitive tasks allocated to senior personnel.
अच्छा, कंट्रोल्स के बारे में एक दो बातें जो जरा अंडररेटेड हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपने देखना है कि कंट्रोल को कौन ऑपरेट कर रहे, कब ऑपरेट कर रहे और कितनी बार ऑपरेट कर रहे। कौन मतलब हु, कब मतलब व्हेन, कितनी बार मतलब हाउ फ्रीक्वेंटली। मिसाल आपको दे चुका हूं वैसे मैं। बैंक रेकन्सिलिएशन किसने बनानी है, किसने रिव्यू करनी है, किसने अप्रूव करनी है, कौन कौन कौन, कब बनानी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्लाइंट है, वो कहते हैं हम बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स तमाम 12 महीनों की बनाते हैं साल के बाद। तो ये तो बहुत देर नहीं होगी, क्योंकि जिसने कोई एरर किया होगा, कोई फ्रॉड किया होगा, वो काम करके रफू चक्कर हो गया होगा। सो इसका मतलब है कंट्रोल का राइट टाइम पर ऑपरेट होना बाय द राइट पर्सन्स बड़ा जरूरी है। और कितनी बार बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है, साल में एक बार। तो ये एक बार जरा नाकाफी है। मैं तो ऐसी कंपनीज भी मैंने देखी जो डेली बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रही हैं। मैंने ऐसी कंपनीज भी देखी जो मंथली बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स बना रही हैं। तो मंथली या डेली इज एन अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। सो ये जो सारी बातें हैं ना, वो जो आप एक वर्ड सुनते रहे, एक मुश्किल सा, कंट्रोल का डिजाइन ठीक होना चाहिए, कंट्रोल का डिजाइन ठीक होना चाहिए। तो सही डिजाइंड, वेल डिजाइंड कंट्रोल एक्चुअली है क्या? जिसमें राइट पर्सन्स इन्वॉल्व हो, राइट टाइम पे ऑपरेट करें और राइट फ्रीक्वेंसी से उस कंट्रोल को ऑपरेट किया जाए। कुछ साइंटिफिक तो नहीं, मेकिंग सेंस? अच्छा, एक चीज जो आई कैप के एग्जाम्स में अभी तक टेस्ट नहीं हुई, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि वो आपको एक ही केस स्टडी दे दे। अच्छा, ये जो मैं टॉपिक्स बताने लगा हूं, ये अलग अलग टेस्ट हो चुके हैं पहले, बल्कि अलग अलग पे बात कर लेते हैं। आपने एक क्वेश्चन टाइप देखी होगी जिसमें आई कैप खुद आपको क्वेश्चन के अंदर एक सिस्टम देते हैं और कहते हैं इसमें कंट्रोल वीकनेसेस या कंट्रोल डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करें, उसकी इम्प्लीकेशंस बताएं, फिर उसकी समटाइम्स रिकमेंडेशंस भी मांग रहा होता है, जिसको हम मैनेजमेंट लेटर भी कह रहे होते हैं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं, मैनेजमेंट लेटर। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर तो वो था जो हम कल पढ़े थे आयजा 580 में। मैनेजमेंट लेटर फर्क है। मैनेजमेंट लेटर इज बेसिकली लेटर ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज, कंट्रोल वीकनेसेस। रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर मैनेजमेंट इशू करती है टू द ऑडिटर। लेटर ऑफ वीकनेसेस या ये जो मैनेजमेंट लेटर है, ये ऑडिटर इशू करता है टू द मैनेजमेंट कि भाई आपके सिस्टम्स में ये वीकनेसेस हैं। इस तरह का सवाल नई एजुकेशन स्कीम में एक मर्तबा, आई सपोज एक दफा टेस्ट हुआ था ऑटम 2023 के अंदर। एक तो ये क्वेश्चन होता है, फिर एक दूसरा क्वेश्चन टाइप भी है जिसमें वो आपको सिनेरियो में कुछ इश्यूज बताते हैं और कहते हैं कि आप बताएं कि इस सिनेरियो के अंदर आप कंट्रोल्स क्या अप्लाई करेंगे। जैसे कि लास्ट अटेम्प्ट के अंदर आपको प्रोक्योरमेंट पूछ लिया, जो परचेजिंग सिस्टम था उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज बताए और कंट्रोल्स पूछ लिए। उससे पिछली अटेम्प्ट में सेल्स सिस्टम के ऊपर जो स्प्रिंग 2024 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, उसमें सेल्स सिस्टम को उसने टारगेट कर लिया, इश्यूज बताए, कुछ कुछ मसाइल बताए जो क्लाइंट फेस कर रहा था और बोला कि इस पे कंट्रोल्स बताएं। फिर एक और तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो आई कैप इस पे पूछता है, वो क्या है कि जी इस सिनेरियो में से मुझे कंट्रोल्स निकाल के दें
और उसके ऊपर क्या करें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई करें। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस तो वी हैव सीन। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आई कैप क्वेश्चंस के मर्जर की तरफ जाए। क्वेश्चंस का मर्जर कैसे हो सकता है, और ये कुछ और प्रोफेशनल बॉडीज को मैंने मर्ज करते हुए देखा है, तो आई एम टेलिंग दिस विद एक्सपीरियंस के क्वेश्चन का मर्जर इस तरह से हो सकता है कि वो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे कंट्रोल कहे कि ये सिनेरियो है, इसमें कंट्रोल डेफिशिएंसीज, उनकी इंप्लीकेशंस, उनकी रिकमेंडेशंस बताएं ए पार्ट, और बी पार्ट बताएं इस सिनेरियो में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आप क्या परफॉर्म करेंगे फॉर दोज कंट्रोल्स दैट कैन बी रिलाइड अपॉन। मतलब 2 क्वेश्चंस हैं, एक तो एक पार्ट हो कंट्रोल डेफिशिएंसीज वाला, और दूसरा पार्ट हो कि इस सिनेरियो में आप किन कंट्रोल्स के ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करेंगे। यहां पर एक मोटा असूल जहन में रखिएगा, जिन कंट्रोल्स में आपने डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई की है उन पर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करेंगे। क्योंकि देखें, समझने की बात है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल क्या होता है, वो पॉलिसी प्रोसीजर जिसके थ्रू मटेरियल में स्टेटमेंट प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट हो जाए। लेकिन अगर एक कंट्रोल का डिजाइन ही ठीक नहीं है, मसलन बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती ही साल में एक मर्तबा है, तो दिस इज अ कंट्रोल डेफिशिएंसी। सो अगले पार्ट में आपने ये नहीं कहना कि मैं इस बैंक रेकंसिलिएशन को रिव्यू करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, बिकॉज दैट यू हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड एज अ डेफिशिएंसी। कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आप उन कंट्रोल्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं जो कि क्या हो, प्रॉपरली डिजाइंड हो। और प्रॉपरली डिजाइंड, डिजाइन इज अ साइंटिफिक वर्ड, बट आई हैव ट्रांसलेटेड इट फॉर यू। डिजाइन की ट्रांसलेशन क्या है, कौन कब कितनी बार। ये कौन कब कितनी बार मुनासिब होना चाहिए, ये कौन कब कितनी बार मुनासिब होना चाहिए। सो इस तरीके से आई कैप टेस्टिंग कर सकता है कि वो कंसोलिडेट कर ले। अच्छा, यहां पर हम थोड़ा सा एग्जाम्स को रिव्यू करते हैं कि किस किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसमें हमें ड्राफ्टिंग के हवाले से किन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, इधर भी ये आपके पास अटेम्प्ट है स्प्रिंग 2023, स्प्रिंग 2023 की अटेम्प्ट है, और इसका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 में रिक्वायरमेंट में ये आपको पता लग गया रिक्वायरमेंट देख के कि इन्वेंट्री से टेस्टिंग हो रही है, इन्वेंट्री का वर्ड लिखा हुआ है ना। अच्छा, इससे जो पिछली अटेम्प्ट थी वो कौन सी होगी, ऑटम 22। ऑटम 22 में 8 मार्क्स का इन्वेंट्री टेस्ट हुआ था। नाउ एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ और टेस्ट होगा। अब इन्वेंट्री पे तो भाई अच्छा बड़ा क्वेश्चन पिछली अटेम्प्ट में आ गया, तो दोबारा तो नहीं आ सकता। दोबारा आया, लेकिन इन्वेंट्री में देयर आर 1001 थिंग्स दैट आई कैप कैन आस्क। हर टॉपिक के ना डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट एंगल्स हैं। इस वजह से भी क्वेश्चन स्पॉटिंग और सिलेक्टिव स्टडी जो है उसको डिस्करेज हम करें कि वो, अब कहने को अगर एक सरफेस लेवल व्यू लूं, हाँ जी इन्वेंट्री पिछली दफा आ गया था, इस दफा तो नहीं आएगा, और पिछली दफा 8 मार्क्स का आया था, इस दफा नहीं आएगा। आया 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 और 13 मार्क्स का आया। बात समझ में आ रही है। सो अगेन, लेकिन अगर आप दोनों क्वेश्चंस का फोकस चेक करें, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। फोकस दोनों क्वेश्चंस का फर्क है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द, अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर कंट्रोल्स रिलेटिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। आप यकीन करें, जिस बंदे ने 1 लाख रुपए का इन्वेंट्री टेस्ट किया, 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 1
कंट्रोल्स की अगर हिफ्ज भी किए हुए हो ना, उसका ये हाफजा इस क्वेश्चन में किसी काम का नहीं था, किसी काम का नहीं था लिटरली। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द कंट्रोल। कल आपको याद होगा ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस में मैंने आपको कहा था रिक्वायरमेंट ब्रेक करना भी हमने सीखना है। आइडेंटिफाई द कंट्रोल्स रिलेटिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री एंड, मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एंड से तो आपको पता लग जाता है ना, अच्छा इसमें और भी बात करनी है। तो मैं आमतौर पे स्टूडेंट्स को एक स्किल टीच करता हूं कि आपने यूं ब्रैकेट बना लेनी है, बिकॉज वी कैन नॉट लीव एनी डाउट्स फॉर अस इन द एग्जाम, एंड सजेस्ट द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स to be performed to verify that controls are operating effectively. ये सवाल आई वुड से काइंड ऑफ द एग्जामिनर कि उसने आपको बड़ी अच्छी लीड प्रोवाइड की कि पहले कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करना, फिर उसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लिखना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। नेचुरली यही एक लॉजिकल फॉर्मेट लगता है इस क्वेश्चन को हल करने का, जैसे बिजनेस रिस्क्स एंड रिलेटेड ऑडिट रिस्क। सो कल मैंने एक बात की थी और एक ही मर्तबा की थी कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल का अगर सवाल आ जाए, चलें आपकी भी मेमोरी का टेस्ट हो जाएगा, तो आपका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा उस क्वेश्चन में? शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? कंट्रोल। वैसे आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल सोचे ना, आपको कुछ समझ ही नहीं आनी, लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल तक पहुंच गए, आगे तो सर कोई इशू ही नहीं है। आप भूल जाएं आपने को टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के रट्टे लगाए थे। मैं आपको रीजनेबल अश्योरेंस दे के जा रहा हूं, आज के बाद आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कंट्रोल आपके माइंड में आ गया, अच्छा ये तो और अच्छा सवाल था कि कंट्रोल भी वो आपको मेमोरी से नहीं पूछ रहा, उसने इतना बड़ा सिनेरियो दी है कि भाई ये पूरा सिनेरियो है, इसमें से इन्वेंट्री के ऊपर जो कंट्रोल्स हैं वो आइडेंटिफाई करो। क्या वो यही पूछ रहा है कि इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करो? नहीं। शाबाश, सही हो गया, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसने इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की तो बहुत सी असर्शंस हैं, उसने कहा वो वाले कंट्रोल्स जो किसको हेल्प करेंगे? एग्जिस्टेंस को। वो कंट्रोल्स जो ये इंश्योर करने में मदद देंगे कि जो इन्वेंटरी रिकॉर्डेड है, क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। ठीक होगी बात? ये एक चीज, अब मैंने जब केस स्टडी पढ़नी है तो मेरे फोकस में क्या चीज होगी? एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस। इस केस स्टडी के अंदर, योर फर्म इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ नाल्टर डेयरी लिमिटेड एनडीएल फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2022. एनडीएल manufactures and sells various dairy products including ice cream. The audit team is currently planning to perform the test of controls in respect of the ice cream divisions. Following information has been provided by the management. Upon receipt of inventory at the warehouse, अच्छा क्योंकि अंग्रेजी हमारी मादरी जबान नहीं है, तो आपने सिनेरियो को थोड़ा सा आराम से पढ़ने और उसको प्रोसेस करते जाना है, उसकी ट्रांसलेशन करते जानी है, या अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट करती जानी है। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डॉक्यूमेंट हुआ है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने के बहुत से तरीके होते हैं, ये कौन सा तरीका है?
शाबाश, ये नैरेटिव नोट्स है। और नैरेटिव नोट्स इज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली। सिस्टम की इतनी अच्छी कौन सा तरीका होता है जो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है? फ्लो चार्ट्स। आपने सुना होगा, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। मतलब एक पिक्चर हो और उसके अगेंस्ट 1,000 अल्फाज लिखे हो, बराबर हो जाते हैं। तो आपने फ्लो चार्ट या मुश्किल सिस्टम हो, तस्वीर बनाएं अपने क्वेश्चन पेपर पे कि अपॉन रिसिट ऑफ इन्वेंट्री एट द वेयर हाउस, ये है वेयर हाउस, जब इन्वेंटरी वेयर हाउस में रिसीव हुई, a process is performed to ensure its accurate verification by counting, matching it with the purchase orders and performing quality inspection, entering it into the inventory system and properly storing it in a designated area of the warehouse। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर किताबी कंट्रोल से बात आगे निकल गई थी। यहां पर वो पता है क्या टेस्ट कर रहे कि पहले तो ये देखूं मैं कि इस बच्चे को ये पता है कि कंट्रोल होता क्या है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें रट्टे जिसने लगाए हुए थे और जिसने नहीं लगाए हुए थे रट्टे, दोनों एक ही सफ में आके खड़े हो गए थे। यहां पर परफॉर्म किस बच्चे ने करना था? जिसको ये पता हो, कितनी बेसिक सी बात करूं कि कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल होता है कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो कि हेल्प करे टू एंश्योर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल हो, आपके ऑपरेशंस एफिशिएंट इफेक्टिव हो, फ्रॉड ना हो, लॉज रेगुलेशंस की कंप्लायंस हो, वो तमाम पॉलिसीज प्रोसीजर्स दरअसल कंट्रोल है। तो यहां पर ये जो प्रोसीजर, अब प्रोसीजर से तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाना था ना। उसने कहा प्रोसेस इज परफॉर्म टू एंश्योर इट्स एक्यूरेट वेरिफिकेशन बाय काउंटिंग। मतलब जब इन्वेंट्री इधर आती है तो उसकी क्या की जाती है? गिनती की जाती है कि सपोज अगर यहां पर इन्वेंट्री लैंड की तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, तो क्या इससे एग्जिस्टेंस कंफर्म होगी? ये प्रोसेस ऑडिटर कर रहे हैं ना? नहीं, ये प्रोसेस कंट्रोल्स में तो हमेशा क्या होता है, पॉलिसीज प्रोसीजर जो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ने बनाई, तो प्रोसेस, ये ये प्रोसीजर मैनेजमेंट कर रही है, उसका स्टाफ कर रहा है, और स्टाफ ने प्रोसेस किया, ये गिनती की, एग्जिस्टेंस कंफर्म हो गई। इसका मतलब है मैंने कंट्रोल आइडेंटिफाई कर ली है। आपने खाली क्या करना था, ये कंट्रोल आंसर में चिपकाना था। वो नहीं, जैसे ये सवाल कितना आसान था, मैं जब हम एंड पर पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बन गया। आपको याद होगा, एक कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज दिया जाता था और उसमें से क्वेश्चंस होते थे, अच्छे वक्तों की बात। तो उसमें यहां पर वो एक कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन यहां पर टेक्निकल कॉम्प्रिहेंशन है। अब अगर कोई ये लिखे, ये जो परफॉर्मिंग क्वालिटी इंस्पेक्शन, तो ये वैल्यूएशन से तो रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये एग्जिस्टेंस से इसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होगा। अच्छा, अब हमने कंट्रोल आइडेंटिफाई कर लिया, ये आप यहां पर चिपका देंगे। चिपकाने से मुराद है आप क्या लिखेंगे? A process is performed to ensure its accurate verification by counting when inventory is received in the warehouse, या पूरा ये यहां से लिखें, यहां से लेकर यहां तक, ये आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल है। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सर टेंशन ही नहीं। उसने बोला क्या? आइडेंटिफाई द कंट्रोल्स रिलेटिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। सिनेरियो को इज्जत नहीं। आई एम सॉरी, GRN,
नहीं, जीआरएन वैल्यूएशन को सिर्फ पार्टली कंफर्म करते हैं, क्योंकि जीआरएन के अंदर सिर्फ क्वांटिटी होती है। अगर आप वैल्यूएशन को देखें तो वैल्यूएशन में तो उसकी कॉस्टिंग और फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी वो वाले इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं आप लिख सकते। क्यों? क्योंकि अभी उसने आपको क्या कहा है कि ये आपको आपको कैसे पता लगा इधर जीआरएन बनता है? वैसे तो बनता होगा ना, होगा। हर कंपनी दूसरे से फर्क है, हो सकता है ये भी बनाते हो, बट जितनी लाइनें मैंने पढ़ी हैं मुझे नहीं नजर आया जीआरएन अभी। तो आई नीड टू बी सिनेरियो स्पेसिफिक। अच्छा, मैंने कंट्रोल आइडेंटिफाई कर लिया। अगली बात जो मुश्किल बात है वो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल not so difficult anymore, inshallah tala. A plus B plus C, where A is IIOICIRR, B is key document, person, process, assets, and C is controls, assertions, IFRS, ISAs. बराबर है? कल हल्की सी एक बात मैंने की थी कि जब 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 आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लिखने लगेंगे तब 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 आप कंट्रोल्स पे फोकस करेंगे। ऑफ कोर्स यू आर ट्राइंग टू टेस्ट द कंट्रोल, यू आर ट्राइंग टू टेस्ट द कंट्रोल। जब मैं कहता हूं ना यू आर ट्राइंग टू टेस्ट द कंट्रोल, तो कुछ वर्ड्स मैंने असल में खा लिए हैं। You are trying to test the operating effectiveness of controls. आप क्या करना चाह रहे हैं? You are trying to test the operating effectiveness of control। कि मैनेजमेंट बता रही है कि भाई जब इन्वेंट्री आती है तब हम उसकी गिनती करते हैं। ये मैनेजमेंट बता तो रही है, क्या इस कंट्रोल पर ड्यूरिंग द ईयर अमल दरामद हुआ या नहीं? कानून तो मौजूद है, क्या उस पर इंप्लीमेंटेशन हो रही है, अमल दरामद? बात समझ रहे हैं? ये क्योंकि पहला पॉइंट है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, आगे फिर हम एक फ्लो में निकल जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि हमने देखना है कि क्या ये कंट्रोल वाकई हुआ या नहीं। छोड़ें ऑडिट को, वैसे आप कैसे देखेंगे? आंखों से ऑब्जर्व कर लें मैनेजमेंट के स्टाफ को, कंपनी के स्टाफ को, वाइल दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग दिस काउंट। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये कंट्रोल एक्चुअली इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे। आपने, लेकिन हमने तो ABC लगाना था, वही लगाया है। कैसे? ए फॉर IIOICRR में से ऑब्जर्व उठाया, बी क्या था? प्रोसेस था। तो ऑब्जर्व द क्लाइंट स्टाफ परफॉर्मिंग वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री बाय काउंटिंग एट द टाइम ऑफ इट्स रिसिट। जो मर्जी अंग्रेजी लिख लेना, कंट्रोल आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एक हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? ये ऐसा पॉसिबल है, ये फर्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन आया कि आपकी हिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। ये फर्स्ट टाइम आया था, तो प्रॉबेबली देवर काइंड इनफ कि उन्होंने आपको खुद ही लीड दे दी कि पहले कंट्रोल्स लिखो फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लिखना। लेकिन अगली दफा सवाल ये भी आ सकता है कि वो आपसे कहे इस सिनेरियो में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करें, तो आपको वेल डिजाइंड कंट्रोल्स रेलेवेंट टू द असर्शन। अगर उसने असर्शन, अच्छा अगर उसने ये एग्जिस्टेंस का वर्ड ना मेंशन किया होता, फिर आगे भी बहुत से कंट्रोल्स हैं। क्वालिटी इंस्पेक्शन इज आल्सो अ कंट्रोल, making proper storing in the designated area of the warehouse is also a control. But in this case, because the examiner stated in the requirement कि मुझे existence of inventory से related controls बताओ, इसलिए हम जरा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। On a weekly basis, the warehouse manager Fahad Bakir randomly selects a warehouse. अच्छा सॉरी,
ये जो अभी पुराने वाला पॉइंट है, इसके अंदर एक तो हो गया ऑब्जर्व। अब आप किस तरह लिखेंगे? ऑब्जर्व द क्लाइंट स्टाफ परफॉर्मिंग इन्वेंट्री काउंट एट द टाइम ऑफ इट्स रिसिट। प्रोसीजर हो गया। एक और तरीका भी हो सकता है कि जब ये काउंटिंग, सर नाउ योर इमेजिनेशन विल कम इन, कि जब ये काउंटिंग होगी तो क्या कोई कागज बना होगा, उसके ऊपर probably something like a GRN और a goods received report GRR, कोई कागज बना होगा जिसके ऊपर रिकॉर्ड हुआ होगा कि फलां डेट पे फलां टाइम पे इस मॉडल के इस इन्वेंट्री के इतने यूनिट्स इस सप्लायर से रिसीव हुए थे। तो क्या एज एन ऑडिटर उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करके भी मैं एक एविडेंस गेन कर सकता हूं कि पहले काउंटिंग हुई होगी फिर नतीजतन ये डॉक्यूमेंट बना? और जहां पर डॉक्यूमेंट आता है तो वहां पर मैंने क्या बोल दिया? इंस्पेक्ट फॉर एग्जांपल GRN टू असेस दैट द काउंट हैज बीन परफॉर्म्ड एंड रिकॉर्डेड। शाबाश, बस मैं इसी वे। हाउ डिड यू रीड माई माइंड? माशाल्लाह, मतलब केमिस्ट्री बन गई दो। सुभान अल्लाह, 2 दिन में केमिस्ट्री बन गई। मैं इसी पे आने लगा था कि वो भी तो हमने एक याद भी तो, ऐसे नहीं मैं आई कैप को जाने दूंगा, मैं याद करके आया था क्योंकि फोकस तो याद करने पे है। तो मैं याद करके आया था चीजें। तो मैं अपना जो याद किया हुआ है, एक्सक्यूज मी फॉर माय फ्रेंच, बट मैं उल्टी करके जाऊंगा पेपर पे। यही हो रहा है। उल्टी में नॉट बी अ वेरी राइट वर्ड, इंग्लिश में कर देते हैं आई विल वॉमिट आउट, बड़ा अच्छा लगता है ना वॉमिटिंग। तो क्योंकि मैं तो याद करके आया था। अब इसका मसला है, जब मैं ये कहता हूं ना मैं सिलेक्ट करता हूं एक सैंपल, ये उसी प्रोसीजर की बात कर रहे हैं ना। मैं सिलेक्ट करता हूं एक सैंपल और खुद गिन लेता हूं। सर 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 सर, ये तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे आप चले गए। आई कैप ने आपको रोक दी है। शाबाश, और मजे का सवाल आया। सवाल ये आया कि सब्सटैंटिव में तो हम अमाउंट देख रहे होते हैं, ये तो क्वांटिटी है। तो मेरा अगला क्वेश्चन सुनिएगा, क्या क्वांटिटी का अमाउंट पर कोई असर नहीं होता? जो इन्वेंट्री बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड होती है वो वैसे किस तरह वर्कआउट होती है? क्लोजिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेबल कॉस्ट प्राइस। समझ आइए सर, बड़ा बड़ा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप ये सवाल ना पूछते ये इस सेशन में बात कवर नहीं होनी थी। मैंने मतलब मेरे माइंड में ये नहीं आनी थी, ऑल्दो इन द रेगुलर बैचेस हम इसको बहुत एम्फेसाइज में करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल सर, क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी। उन्होंने कहा कि भाई जो ये हम ऑडिटर वो जो सैंपल सिलेक्ट करते हैं और वो जो टेस्ट काउंट्स परफॉर्म करता है वो भी तो कर सकते हैं, वो भी तो इधर लिख सकते हैं। मैंने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सवाल में कहा है सजेस्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अच्छा, अगर सवाल होता ना सजेस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर मार्जिन था, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी आते हैं और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी आते हैं। नहीं, फिर भी मार्जिन नहीं था। अगर इधर लिखा होता ना सजेस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म टू वेरीफाई दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो क्या हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? ऑडिट प्रोसीजर्स में तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी आते हैं और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी आते हैं। आगे भी पढ़ना है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आगे भी पढ़ना है ना। आगे लिखे वो वाले ऑडिट प्रोसीजर्स जो कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को वेरीफाई करने के लिए यूज होते हैं। तो सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ही वो वाहिद ऑडिट प्रोसीजर है जो कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को वेरीफाई करने के लिए यूज होते हैं। अच्छा, सॉरी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन।
सवाल ये था कि जी सैंपल टेस्ट काउंट्स वो जो हमने याद किया था वो इधर चिपका देते हैं। मैंने बोला नहीं, वो तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर है, क्योंकि अब ऑडिटर सर पे कफन बांध कर खुद निकल आया है कि मैं खुद चेक करता हूं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होता है? एन ऑडिट प्रोसीजर टू डिटेक्ट मटीरियल। अब तो डिटेक्टिव हो गया ना, एक मिनट साइड पे हटो, खुद चेक करते होगे, मैं खुद चेक करूंगा। टू डिटेक्ट मटेरियल में स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स कि जी हम तो यहां पर क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, तो इससे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पे तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो जवाब है नहीं सर, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पे इफेक्ट आएगा, बिकॉज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी एंड द कॉस्ट और द प्राइस। नहीं समझ आ रही? क्लियर है? ब्रिलियंट। ऑन सर, मैं आपका सही मैंने आंसर किया क्वेश्चन, यही सवाल था? ठीक। बिकॉज समटाइम्स होता है सवाल नहीं सही समझा, वो फिर बच्चा सोच रहा होता है यार मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। ऑन अ वीकली बेसिस द वेयरहाउस मैनेजर फहद बाकर randomly selects a warehouse area for inventory counting by rotating the designated areas. Each area is counted at least once every quarter. This count is carried out in a manner that prevents warehouse staff from knowing the expected quantity of items. Furthermore, the inventory is also inspected for damages and expiry dates to ensure product quality. तो ये पूरी लाइन में कंट्रोल्स ही कंट्रोल्स हैं। तो अगर मैं सिलेक्ट कर लूं ये आखिरी वाला कंट्रोल, तो इसके ऊपर आप क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लिखेंगे? आप ये सिलेक्ट ही क्यों करेंगे? हमने वो भी वादे पूरे हो गए हैं मेरे ख्याल में, सेशन के खत्म करते हैं। डिस्कशन क्या थी? वो भी सीखना है जो लिखने, और वो भी सीखना है जो नहीं लिखना। तो ये क्यों नहीं लिखना ये भी पता होना। दिस इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन, मतलब लेवल का सवाल है। भाई क्या आखिर आई हुई थी, क्या गुनाह था हमारा कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। तो वो जो मैंने कल एक और बात की थी कि 99% ऑफ द टाइम देर इज नथिंग इन द सिनेरियो विच इज इरेलीवेंट। तो 1% का मार्जिन ले गया था ना, वो 1% आज आपने अपनी आंखों से देख लिया। अच्छा, वीकली बेसिस पे वो कह रहे हैं वेयर हाउस मैनेजर रैंडमली सिलेक्ट्स अ वेयर हाउस एरिया फॉर इन्वेंट्री काउंटिंग। और ये ऐसे करते हैं कि वंस एवरी क्वार्टर काउंटिंग पूरी हो जाती है। तो ये जो वीकली बेसिस पे काउंट होगा, इसको भी एक तो आप जब ऑडिट के दौरान प्रेजेंट होंगे तो कुछ वीक्स तो आप भी प्रेजेंट होंगे। ऑडिट तो इनफैक्ट बिफोर द ईयर एंड ही स्टार्ट हो जाता है। तो किसी दिन सरप्राइज विजिट कर लूं? अच्छा, सरप्राइज विजिट नहीं कर सकता, तो ये जब काउंटिंग करता होगा तो कोई कागज बनता होगा, उस कागज का नाम। अच्छा, समटाइम्स बच्चा किस चीज पर फंस जाता है, उस कागज का नाम क्या है, खुद बना लें। कोई इन्वेंट्री काउंट शीट, कोई इन्वेंट्री काउंट रिपोर्ट, इसी तरह की कोई चीज बनती होगी ना। तो इंस्पेक्ट कर लें इन्वेंट्री काउंट रिपोर्ट, और उसमें फ्रीक्वेंसी पे बड़ा फोकस रखिएगा कि एक ब्लॉक सिलेक्शन करने की कोशिश करें कि वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 चारों में काउंटिंग हुई है या नहीं, क्योंकि कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी क्या है, वीकली। बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? फिर उसने कहा कि जी ऐसे काउंटिंग करते हैं कि हर एरिया वंस एवरी क्वार्टर काउंट हो जाए। तो मैं इंस्पेक्ट कर लूं कि एक क्वार्टर को सिलेक्ट करके, या साल में कितने क्वार्टर्स होंगे? 4 मेरे ख्याल में। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, 12 ÷ 3, 4 क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर के अंदर, सॉरी मैं तो भूल ही गया था। हाँ, गर्म कर दूंगा, बल्कि मेरे ख्याल में ना ही देना, मैं सेशन छोड़ नहीं सकूंगा।
भूल जाता हूँ असल में। मैं इनको रिक्वेस्ट करके आया था कि चाय मुझे खुद ही दे दीजिएगा। उन्होंने कहा आप जब मांगेंगे। मैंने कहा मैं मांग नहीं सकूंगा, क्योंकि आई एक्चुअली लूज साइट ऑफ अदर थिंग्स फिर जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग, आई लिटरली आई एम एंजॉइंग इट। और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इसको आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित करे। मेरी अल्लाह ताला से खसूसी दुआ है। यकीन करें हम ये सब जो एफ़र्ट कर रहे होते हैं, आपने जो एफ़र्ट की, जो मैं एज अ टीचर एफ़र्ट कर रहा होता हूँ, ये सब हम बेसिकली टकरे मार रहे होते हैं। बस अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल दे। अल्लाह ताला से मुतबाना आजाना दुआ है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। तो मैंने बेसिकली उसने कहा ना काउंटेड एवरी क्वार्टर, तो मैं ये चीज चेक कर लेता हूँ। इसी तरीके से आगे फिर उसने बात की, फहद कंडक्ट्स अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन इन्वेंट्री काउंट एंड क्वांटिटी ऑफ आइटम्स इन द इन्वेंट्री सिस्टम। If any difference arises, he delegates the same counting task to a separate team for rechecking. Once it is count is correct, adjustments are recorded after the approval of। अब हमें पता ही है कि अप्रूवल इज अ कंट्रोल। तो वो जो एडजस्टमेंट होगी, जो वाउचर, जो एंट्री रिकॉर्ड हुई होगी, मैं उसको इंस्पेक्ट कर लूं और उस पर दस्तखत देखूं। हाँ, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो गया। ये बड़ी मजेदार बात याद आई। अप्रूवल, अप्रूवल को टेस्ट करना एक बड़ी पॉपुलर कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में, कि अप्रूवल को टेस्ट करना इज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। बहुत सी बुक्स में भी ये मिस्टेक है। अप्रूवल को टेस्ट करना इज नॉट अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर, इट्स अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्योंकि इससे कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का पता लगता है। जब आप अप्रूव, एक ट्रांजैक्शन अप्रूव हुई भी है, तो क्या उसमें मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं हो सकती? हो सकता है हुई भी हो, गलत अप्रूव हुई भी हो। तो इसलिए अप्रूवल को देख के, महज अप्रूवल को देखकर मैं मटेरियल में स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने, अब अगर मैं वाउचर में उसकी सारी कैलकुलेशंस देखना शुरू कर दूं ना सर, अगर वाउचर में मैं उसकी सारी कैलकुलेशंस देखना शुरू कर दूं, तो देन इट विल बिकम अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। लेकिन मैं उस वाउचर पे खाली क्या देख रहा हूं? फहद के दस्तखत हैं, फाइनेंस मैनेजर के दस्तखत हैं, मुझे पता लग गया कि हाँ भाई अप्रूवल तो हो रहा है। अब जब मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, देन आई विल गो ऑन टू चेक द कैलकुलेशंस। नहीं समझ आ रही? तो सवाल ये 8 मार्क्स का सवाल। अच्छा, मैंने इस तरह का टेस्ट में जो है वो एक क्वेश्चन करवाया हुआ था उस अटेम्प्ट से पहले, टेस्ट में दिया हुआ था। मैंने स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा हाँ ये तो वो टेस्ट में हमने किया हुआ था। कहते हैं हाँ सर किया हुआ था, लेकिन वो तो पीपीई का था ना, इन्वेंट्री का तो नहीं था। असल में सारे तो एरियाज कराए नहीं जा सकते, और मुझे पता भी नहीं था कि इन्वेंट्री का पूछेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस सवाल के अंदर 8 मार्क्स थे, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनसे मैं फीडबैक ले रहा था अक्रॉस पाकिस्तान, उनका तो ये सवाल सर पता नहीं कहाँ से आ गया और इसको हम नहीं कर सके। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि 8 आउट ऑफ 8 स्कोर करने हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 4 या 5 मार्क्स was not at all difficult सर। क्योंकि ये जो अप्रूवल है, ये किस चीज को एड्रेस कर रहे, कि अगर जो इन्वेंट्री काउंट में इन्वेंट्री आई ही नहीं और बुक्स में रिकॉर्डेड है, तो एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कि वो जो रिकॉर्ड हुआ है वो एग्जिस्ट कर रहा हो। तो अगर वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो वो ना रिकॉर्ड हुआ हो। तो जब डिफरेंस आया काउंटिंग में और रिकॉर्डिंग में, और आपने रिकॉर्ड्स ठीक कर लिए, तो मतलब आपने इस कंट्रोल ने मटेरियल में स्टेटमेंट को अगर प्रिवेंट नहीं किया, तो डिटेक्ट तो कर लिया, और डिटेक्ट करने के बाद करेक्ट कर लिया। सुभान अल्लाह। उसमें सेग्रीगेशन ऑफ, ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर ये एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन क्या चीज है कि देखें, कॉम्प्लेक्सिटी एक तो बहुत सारी हो सकती है, दूसरी एक और चीज, कंट्रोल, हर कंट्रोल की भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है ना। इसलिए जो कंट्रोल का जब कॉन्सेप्ट, अगर आप कंट्रोल रिस्क की भी डेफिनेशन पे जाए, वो कहते हैं कंट्रोल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट कर ले, प्रिवेंट नहीं कर पाता तो डिटेक्ट के, मतलब अगर वहां से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी थी लेकिन कॉल्यूजन हो गई, तो वहां से कंट्रोल अगर फेल हो भी गया तो एक और, क्योंकि कंट्रोल्स एक कॉन्सेप्ट जो आई कैप के सिलेबस में पास में हुआ करता था, उसका नाम था प्रिवेंटिव डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल्स। इट्स नो लॉन्गर एग्जामिनेबल, ये अब कोर्स में नहीं है। तो वो देखे कि कुछ कंट्रोल्स हैं जो प्रिवेंट कर रही हैं, लेकिन क्योंकि कंट्रोल्स की इनहेरेंट लिमिटेशंस भी हैं, तो देयर आर देन कंट्रोल्स दैट कैन हेल्प टू डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो वो जिस इसको कहते हैं कि मल्टी प्रोंग अप्रोच है, कि यहां से नहीं पकड़ा गया, जिस तरह ऑडिटर करता है, एक एरिया के ऊपर एक प्रोसीजर नहीं लगा रहा होता, मल्टीपल प्रोसीजर्स लगा रहा होता है कि एक तरीके से नहीं पिक हुआ तो किसी दूसरे तरीके से पिक हो जाए, राइट। तो ये बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन था, एक मेरे हिसाब से ये एक अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए था, बट इफ यू लुक एट द पासिंग रेशियो 20%, विच इज अ लिटिल सर। अच्छा, ये इसका मैं आपको अगेन, जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको वो बातें बताऊंगा, एग्जामिनर रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है ना कि ये हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बेस्ड ऑन जिन्होंने ये पेपर अटेम्प्ट किया था, उनके साथ डिस्कशन की बेसिस पे कि ये क्यों हुआ। बिकॉज अगर क्यों पता लग गया तो फिर मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये इस वजह से हुआ बिकॉज स्टूडेंट्स वर नॉट यूज टू दिस स्टाइल ऑफ अ क्वेश्चन। और मैंने आपको कल भी बताया था, स्प्रिंग 2025 में आई कैन बेट यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन जिस स्टाइल का क्वेश्चन शायद 100% आपने वैसा ना किया हो। तो अब इसमें दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। एक होंगे जो कहेंगे ये तो हमने पहले ही, वो देखते साथ ही वो कहेंगे अच्छा इसको तो साइड पे कर दो, अब हम बाकी पेपर करते हैं। और एक स्टूडेंट कैटेगरी वो होगी जो उसको कहेंगे कि इसमें से कुछ मार्क्स तो मैं पिक करूं। और अगेन इट्स अ मैटर ऑफ नर्व्स मैनेजमेंट, कि अगर आपको, हाँ, वो बच्चा जिसने सिर्फ कंट्रोल्स के रटे लगाए हैं, वो जिसको पता नहीं है कि वैसे कंट्रोल की रूह क्या है, कंट्रोल होता क्या है, दैट स्टूडेंट इज गोइंग टू स्ट्रगल। बट अगर आपको ये पता है कि कंट्रोल क्या है, देन गिव योर सेल्फ अ चांस। देयर सो मच दैट इज विद इन द सिनेरियो जिससे आप अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आई होप मैं फ्रेंच तो नहीं बोल रहा, ठीक है। तो अगेन जिस तरह मैंने टाइम एंड अगेन मेंशन किया, आपने हार नहीं माननी, और आपने मेरी ये बात जहन में रखनी है। अगर आप पूरा सिलेबस कवर करके गए हैं, आपको सब कुछ आता होगा, वो उस फौरी इंस्टेंट में आपको नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको पता नहीं है। तो आपको थोड़ी देर में बार बार रीड करके भी, 2-3 मरतबा रीड करके भी चीजें क्लिक करना शुरू हो जाती हैं। ऐसा भी होता है, आप क्वेश्चन नंबर 5 पे चले गए और आपको एकदम क्लिक कर जाता है कि भाई असल में वो वहां पर ये बात करना चाह रहा था, तो आपको पिक हो जाएगा। तो हार हमने पेपर इज नॉट द प्लेस के जहां पे आप हार माने। The majority of examinees fail to recognize that only controls related to the existence of inventory were required. Consequently, they mention controls and test of controls that were not necessary for the given scenario. तो मैंने बताया ना कि वो 99% और 1% वाला इंसिडेंट हुआ कि देयर वाज सर्टेनली सम इंफॉर्मेशन जो कि रेलेवेंट नहीं थी, जो कि कंट्रोल्स तो थे। अच्छा, वो जो इंफॉर्मेशन मेंशन थी वो कंट्रोल्स भी थे और वो इन्वेंट्री से ही रिलेटेड थे, बस क्या था, वो एग्जिस्टेंस से उनका कोरिलेशन नहीं था। Examinees did not mention the following test of controls:
ये वही वाले हैं जो हमने डिस्कस भी किए हैं। अब आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के हवाले से मैं एक चीज बताता चलूं। ये जो IIOICARR है, इसमें जो इंस्पेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, रीपरफॉर्मेंस है और इंक्वायरी है, खाली ये 4 टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। मतलब इंस्पेक्शन, जैसे मैंने कहा ना, इन्वेंट्री काउंट रिपोर्ट्स को इंस्पेक्ट कर लेंगे, तो ये एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। ऑब्जर्वेशन, ये एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। मैनेजमेंट से इंक्वायरी और रीपरफॉर्मेंस, जो इस सिनेरियो में तो रेलेवेंट नहीं था, रीपरफॉर्मेंस ज्यादा सिनेरियो किधर एप्लीकेबल होता है, जहां पर कोई आईटी बेस्ड सिस्टम्स हो ना। फॉर एग्जांपल, आप क्लाइंट से परमिशन लेते हैं कि भाई अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सिस्टम में कुछ कस्टमर ऑर्डर्स प्रोसेस करने की कोशिश करता हूं जो उन कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट से बड़े हों। क्या देखने के लिए कि क्या सिस्टम उन ऑर्डर रिजेक्ट करता है या नहीं, क्या सिस्टम उन ऑर्डर्स को रिजेक्ट करता है या नहीं। तो ये है रीपरफॉर्मेंस। अच्छा, यहां पर ये 4 तो कंफर्म हो गए कि ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं, जो इसमें कॉन्फर्मेशन है, दिस इज अ प्योरली सब्सटैंटिव प्रोसीजर। जो एनालिटिकल प्रोसीजर है, दिस इज अ प्योरली सब्सटैंटिव प्रोसीजर। जो रिकैलकुलेशन है, दिस इज प्योरली अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सर, रेकनसाइल हो रहा है ना? और रिकैलकुलेशन में मैं प्राइस को फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्वांटिटी से। अच्छा, अब मेरे पास आ गए इंस्पेक्शन। क्या इंस्पेक्शन टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए यूज होता है या सब्सटैंटिव प्रोसीजर के लिए? दोनों के लिए। और मैं आपको अभी एक ही डॉक्यूमेंट पर दोनों यूज करके बताता हूं। इंस्पेक्ट की मैंने बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इंस्पेक्ट, बी फॉर बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सी फॉर, अगर मैं उस बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट को, अगर मैं उस बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट करके ये देख रहा हूं कि उसके ऊपर दस्तखत मौजूद है प्रिपेयर, रिव्यूअर, अप्रूवर के, तो दिस इज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर मैं उस बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट करके उसको मैच कर रहा हूं बैंक स्टेटमेंट से, तो ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर है। एक ही कागज है, जिस हिस्से पे कागज की नजर डाल रहा हूं उसके हिसाब से मेरे प्रोसीजर की नेचर बदल रही है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स था ना, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। सो जब मैंने इस बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे प्रिपेयर, रिव्यूअर, अप्रूवर का खाली दस्तखत देखा, या खाली ये देखा कि ये किस डेट पे प्रिपेयर हुई थी, टाइमली प्रिपेयर भी हुई थी या नहीं, किस डेट पे रिव्यू हुई थी, किस डेट पे अप्रूव हुई थी, खाली डेटों को देखा, तो मैंने क्या किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया थ्रू एन एक्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग दिस डॉक्यूमेंट। और जब मैंने इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ था बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, उसको जाकर बैंक स्टेटमेंट से मैच किया, ये भी मैंने इंस्पेक्शन ही की, डॉक्यूमेंट्स की, बीआरएस की इंस्पेक्शन की, बैंक स्टेटमेंट की इंस्पेक्शन की। लेकिन ये क्या बन गया, ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर बन गया, क्योंकि इससे मैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करने के काबिल हो जाऊंगा।
सिर्फ दस्तखत देखकर या डेटें देख के मुझे मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं डिटेक्ट होगी, मुझे ये पता लगेगा कि कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हुआ है, राइट पर्संस ने ऑपरेट की है, राइट टाइम पर ऑपरेट हुआ है, ये मुझे पता लगेगा। नहीं समझ आ रही? तो ये वाला जो एंगल है ये यहां पर मिसिंग था। अच्छा, इसमें एक बी पार्ट भी था विच वाज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये भी आई कैप ने अपनी स्ट्रेट अवे इलिस्ट्रेशन चिपकाई थी। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में जो इलिस्ट्रेशन है उसने क्या कहा, लिस्ट एनी 5 सब्सटैंटिव टेस्ट। नाउ द एग्जामिनर बिकेम कैटेगोरिक, के ऊपर मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बताओ, नीचे मुझे सब्सटैंटिव टेस्ट बताओ, सब्सटैंटिव प्रोसीजर बताओ जो इस इंफॉर्मेशन पे होंगे। क्या? अच्छा, अब यहां पर भी वो रिस्ट्रिक्टिव है। एक तो बच्चा है वो कहे कि अच्छा जी सब्सटैंटिव टेस्ट पूछ लिए हैं, सारी लिस्ट चिपका देता हूं जो याद की हुई है। नहीं, उसने बोला NDL has provided audit team with year-end inventory record showing for each product the date of the last purchase, the date of the last sale, cost, selling price, quantity, year-end valuation। 6 चीजें बताई हैं, 5 मार्क्स का सवाल है। आप अगर आपको सब कुछ भूल गया, आप ABC से ये प्रोसीजर्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे डेट ऑफ लास्ट परचेज, गुड्स रिसीव्ड नोट, जो आखिरी गुड्स रिसीव्ड नोट ईयर एंड से पहले 31 दिसंबर 2022 पे बना होगा, उसको डॉक्यूमेंट आई तो वो तो मुझे पता ही है, इंस्पेक्ट करते हैं। डेट ऑफ लास्ट सेल, गुड्स डिस्पैच नोट, जो आखिरी गुड्स डिस्पैच नोट होगा उसको इंस्पेक्ट कर लूं। एक ये बेसिकली वो आपसे इनडायरेक्टली कट ऑफ टेस्टिंग करवा रहे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, ईयर एंड वैल्यूएशन, क्वांटिटी को जो आपके काउंटिंग हुई थी उसके रिजल्ट से मैच कर लूं। कहने से मुराद है ईयर एंड वैल्यूएशन, उसमें सैंपल बेसिस पर कुछ इन्वेंट्री आइटम्स देख लूं कि वो लोअर ऑफ कॉस्ट, एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर है। नहीं समझ आ रही? बात समझ आ गई? तो आपने बेसिकली इन तमाम क्वेश्चंस को शायद पहले भी किया होगा। नाउ इन द रिमेनिंग डेज यू कैन प्रोबेबली अप्लाई द ABC टेक्निक, और आप इसको देख लेंगे कि आप उस टेक्निक की एप्लीकेशन के थ्रू भी इंशाल्लाह ताला इस क्वेश्चन को विद लेस स्ट्रेस ऑन ब्रेन, क्योंकि याद करने में एक स्ट्रेस आता है दिमाग पे, तो हमने वो स्ट्रेस को मैनेज करना है, रिड्यूस करना है, तो उसके लिए वो ये जो अप्रोच है वो हेल्पफुल होगी। अच्छा, इसमें और भी एरियाज हैं, लेकिन ये एक अच्छा सवाल था जिससे हमने इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए। गोइंग फॉरवर्ड अगर और मुझे टाइम मिला तो एक का जो लास्ट अटेम्प्ट का जिस तरह क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेंगे कि अगर उसमें हो। बट द मेन थिंग इज, अब वो जो पिछली अटेम्प्ट का क्वेश्चन था उसके ऊपर भी बड़ा ह्यू एंड क्राई था कि जी ये किस तरह का सवाल आ गया। लेकिन अगर आप देखें 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमने 9 आउट ऑफ 9 नहीं लेने, उसमें 5 मार्क्स लिए जा सकते थे, 4 मार्क्स उसमें लिए जा सकते थे, इतना मार्जिन जरूर अवेलेबल था। लेकिन हुआ क्या, एक तो मैंने क्योंकि जिस स्टूडेंट ने 45-46 मार्क्स सिक्योर किए थे उससे बात मेरी हुई, जिसका मैंने शायद कल जिक्र किया था कि उन्होंने रिव्यू करवाया था। सो आई ऑल्सो केम टू सी कि वाइल हम तो बहुत अच्छी इंग्लिश लिखना नहीं हमारे से एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स और सिनेरियोज हैं वो कुछ, समटाइम्स लैंग्वेज इज आल्सो बिकमिंग अ बैरियर। सो लैंग्वेज के बैरियर को एड्रेस करने में एक चीज आई थिंक ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्शियस और स्लो रीडिंग की तरफ जाना है, और जिस तरह मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा था ना, तो आपने अपने दिमाग में इस चीज को ट्रांसलेट करना है कि वो बेसिकली मैसेज एग्जैक्टली देना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आपने देख रहे हैं कि एक एक वर्ड से मतलब जो है वो बदल रहे हैं। अभी ये जो कल हम वो ग्लोरी कॉस्मेटिक्स वाला क्वेश्चन करे थे, उसके ऊपर मेरे पास व्हाट्सएप पे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि अच्छा ये बताएं, सही है गोइंग कंसर्न समझ में आ गया, लेकिन अगर ये कहा होता कि वो जो सप्लायर है वो इनको 90 दिन नहीं, वो इनको 30 दिन दे रहे, तो फिर क्या गोइंग कंसर्न आता? मेरा जवाब है नहीं। क्यों? अच्छा,
अब वो बच्चा कहाँ से ये चीज सोच रहा है, उसने ऐसे ही रैंडमली नहीं ये चीज सोची, इसलिए आई एम, आपने नोटिस किया होगा मैं बड़ा इंटरेस्टेड होता, आपने ये सोचा तो क्यों सोचा, वो उसने क्यों सोचा, वो उसने किस बात से, मतलब वो एग्जैक्टली exactly कंफ्यूज हुआ। ये जो एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स कंडीशंस थे ना, इसमें एक था चेंज फ्रॉम क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजैक्शंस। तो उसने कहा कि शायद ये वो उसकी डेडलाइन अगर कम है, जो पेमेंट टर्म्स है वो अगर स्ट्रिंजेंट है, पेमेंट टर्म्स तो सप्लायर का अपना डिसीजन होता है, लेकिन मैं आपको रूट कॉज ऑफ कंफ्यूजन पे ले गया हूं कि क्योंकि क्योंकि पेपर मेरी किताब के हिसाब से 22 चैप्टर्स, आई कैप की किताब के हिसाब से आई सपोज 15 चैप्टर्स हैं, तो पेपर 15 चैप्टर्स से आ रहे हैं, तो वो डिफरेंट किस्म के कंफ्यूजन। तो आपने एक चीज ये भी, आपने ओवर कॉम्प्लिकेशन से भी बचना है, और आपने सोचना है कि इस सिनेरियो के हिसाब से क्या चीज मुनासिब बनती है। सपोज हमने आंसर कर दिया था। अच्छा जी, जो दूसरा एरिया है हमारे पास,